गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में आपके द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श पहला भाग से गद्य खंड में से द्वितीय पाठ बचेंद्री पाल द्वारा रचित मेरी शिखर यात्रा, इस पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले इस पाठ का लेखिका बचेंद्री पाल जी का परिचय हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर देख लीजिए। बचेंद्री पाल जी का जन्म 24 मई 1954 को हुआ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला है। सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाले दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही है। वर्तमान में वे इस्पात कंपनी टाटा स्टील कंपनी में कार्यरत है, जहां वहां चुने गए लोगों को रोमांचक अभियानों का प्रशिक्षण इन्होंने देती है। आगे देखिए। बचेंद्री पाल का जन्म नाकुरी उत्तरकाशी उत्तराखंड में सन 1954 को हुआ। खेतीहरी परिवार में जन्मी बचेंद्री ने बीए बीएड तक पढ़ाई पूरी की। मेधावी और प्रतिभाशाली होने के बावजूद उन्हें कोई अच्छा रोजगार नहीं मिला। जो मिला वह अस्थायी जूनियर लेवल का था और वेतन भी, सैलरी भी बहुत ही कम था। इसके कारण बचेंद्री को निराशा हुई और उन्होंने नौकरी करने के बजाय नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए आवेदन कर दिया। आगे देखिए इनको क्या क्या पुरस्कार मिला है। पुरस्कार: भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन से पर्वतारोहण में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक 1984 में, पद्मश्री अवार्ड 1984 में, उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्वर्ण पदक 1985 में, अर्जुन पुरस्कार 1986 भारत सरकार द्वारा सम्मानित है, कोलकाता लेडीज स्टडी ग्रुप अवार्ड 1986 में, गिनीज अवार्ड 1990 में, नेशनल एडवेंचर अवार्ड भारत सरकार द्वारा सम्मानित 1994 में, उत्तर प्रदेश का यश भारती सम्मान 1995 में, हेमावती नंदन बहुगुण गढ़वाला विश्वविद्यालय से पीएचडी की मानद उपाधि 1997 में, संस्कृत मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार पहला वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान 2013-14 में, 2013-14 में इनको सम्मानित कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इस पाठ के अंतर्गत बचेंद्री पाल जी अपनी रोमांचक अनुभवों को यहाँ पर शेयर करती है। ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ता को साफ कर सके। नमचेबजा शेरफा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरफा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास गांव के होते हैं। यह नमचेबजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम बहुत अच्छा लगा। देख लीजिए बच्चों, लेखिका अपने अनुभवों को इस प्रकार व्यक्त करती है। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम वेरी स्ट्रांग लीडिंग टीम हमसे पहले ही चला गया था, जिससे कि जो हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ता को साफ कर सके। जो ये लोग उधर पहुंचने से पहले हिमपात में क्या क्या बर्फ पड़ते, वहां पर पूरा साफ करने के लिए, रास्ता क्लियर करने के लिए एक लीडिंग टीम 7 मार्च से पहले ही उधर गया था। ठीक है। नमचेबजार ये शेरफा लैंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। जो निचले गांव में, पर्वतीय निचले गांव में नमचेबजार है, वहाँ शेरफा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश मतलब ज़्यादातर शेरफा कुली लोग इसी स्थान के, मतलब यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचेबजार ही था जहां से लेखिका ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को देखा था। फर्स्ट टाइम एवरेस्ट को इसी प्लेस से
लेखिका ने देखा था, जो नेपालियों में इसको सागर माता के नाम से कहते हैं। सागर माता के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये नाम लेखिका को बहुत अच्छा लगते हैं। आगे देख लीजिए। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक बारी बर्फ का बड़ा फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। हाँ, यहाँ पर लेखिका कहते हैं कि एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने लेखिका ने एक बारी बर्फ का बड़ा फूल यानी फ्लावर जैसा ब्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। और लेखिका को बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह जो लेवल प्लेस होती है वहाँ के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति से जहाँ पर हवा चलती है, जो अधिक हवा चलने के कारण यह जो फूल बनता है वहाँ पर, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक लंबा हो सकता था। तो आगे देख लीजिए। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए बहुत ही काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। तो देख लीजिए, यहाँ पर लेखिका अपनी अनुभवों को इस प्रकार व्यक्त करती है। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जो शिखर पर पर्वतारोहण करते हैं, हर एक व्यक्ति को दक्षिणी पूर्वी पहाड़ पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। जो वहाँ पर हवा से तूफान बनती है, इन तूफानों को झेलना ही पड़ता था। खास तौर पर विशेषकर यह खराब मौसम में बहुत ज़्यादा रहता था वहाँ पर। मुझे यहाँ डराने के लिए इतना बहुत काफ़ी था। लेखिका कहते हैं जो वहाँ पर तूफान बनती है, मुझे डराने के लिए बहुत ही काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। लेखिका कहते हैं कि ये तूफान होते हुए भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से मुग्ध थी, आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस है, हार्ड चैलेंजेस क्या क्या है पहाड़ में, जो पर्वत चढ़ने में, पर्वतारोहण में, हर एक चैलेंजेस को मैं सामना करना चाहती थी। तो आगे देख लीजिए। जब हम लोग 24 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शर्फा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ के धसकने से लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शर्फा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। यहाँ देखिए, लेखिका कहती है कि जब हम 24 मार्च को पेरिस पहुंचते, हमें हिमस्खलन के कारण यानी बर्फ गिरने के कारण एक शर्फा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिलता है। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान, बड़ा साइज की जो चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शर्फा कुलियों के दल में से 16 शर्फा कुली वहां पर थे, उनकी एक टीम में से ये कुली का मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए थे। आगे देखिए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाया अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल कुल्हर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। यहाँ पर लेखिका अपने विचार, अपने अनुभवों को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर
चाहे अवसाद को देखकर, दुख को देखकर हमारे नेता कर्नल कुल्हर ने स्पष्ट करते हैं कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान दल, यानी महान अभियान दल में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से हम लोग स्वीकार करनी चाहिए। आगे देख लीजिए। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, जो लीडिंग टीम यानी स्ट्रांग टीम का लीडिंग कर रहा था, 24 मार्च को पेरिस लौट आते हैं। उन्होंने हमारे पहली बड़ी बाधा कुंभी हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने यह भी कहते हैं कि दल ने कैंप 1 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, या हिमपात जो हुआ है इसके ठीक ऊपर वहाँ पर गया है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया फुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर, यानी फ्लैग्स, रोड में फ्लैग्स डालकर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा लिया गया है। क्या क्या जो पॉसिबिलिटीज़, यानी जो क्या क्या वहाँ पर मुसीबतें हैं, ये सब मुसीबतों के बारे में झंडियों से रास्ता चिन्हित कर हमें जायजा लिया गया है। आगे देख लीजिए। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। यहाँ पर देख लीजिए। उन्होंने ये भी बता देते हैं कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है, अभी कंटिन्यूसली बर्फ वहाँ पर गिर रही है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकता है और हमें रास्ता खोलने का काम और एक बार दोबारा करना पड़ सकता है। यहाँ पर देख लीजिए। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए जो काम पूरा व्यर्थ हो सकता है, हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो आगे देख लीजिए। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। यहाँ पर लेखिका कहते हैं कि बेस कैंप में, जो मूल कैंप को पहुँचने से पहले हमें एक मृत्यु की खबर मिलती है। जलवायु यानी वेदर कंडीशन अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो जाती है। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे वहाँ पर। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुँचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा उसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोथ से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। यहाँ पर देखिए, लेखिका इस प्रकार वर्णन करती है, एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन दूर से मैं देखा था। बेस कैंप पहुंचने से पहले दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देख लिया। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई, बहुत आश्चर्य से मैं खड़ी हो गई और एवरेस्ट लोथ से और नुत्से की ऊंचाइयों से गिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को मैं निहारती रही गई। आगे देख लीजिए। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः
खतरनाक स्थिति के कारण धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। यहाँ पर देख लीजिए, लेखिका कहते हैं कि हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया है कि जो ग्लेशियर के बहने के अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी। जो ग्लेशियर यानी हिमनदी जो बहती है, इस बहने के कारण बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारण से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र बहुत ही डरावना था, बहुत भयंकर था। आगे देख लीजिए। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। देखिए, लेखिका कहती है कि इससे भी ज़्यादा भयानक बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान इन्होंने जो यात्रा कर रहे हैं, पर्वतारोहण कर रहे हैं, पर्वतारोहण के दौरान हिमपात लगभग दर्जन मतलब 10 से ज़्यादा आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी फूलों का बनना, लट्टे और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी यानी टेम्पररी, अस्थायी मतलब फूलों का बनना और लट्टों रस्सियों को कैसे उपयोग करना, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को कैसे बांधना और हमारे अग्रिम दल यानी लीडिंग टीम के अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देते हैं। आगे देख लीजिए। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास ये एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल कुल्हर इस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। थर्ड डे हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई करने का जो अभ्यास करने के लिए निश्चित कर देते। रीता, गोम्बू तथा और लेखिका के साथ साथ चढ़ रहे थे। जो हमारे पास, लेखिका कहते हैं कि जो हमारे पास वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल कुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी वहां पर। अंगदोजी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेन सिंह अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेगी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरफा कुली से बातचीत किया जाए। तो यहाँ देख लीजिए, लेखिका कहते हैं कि अंगदोजी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः फाइनली साउथ कोल पर पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। 4th कैंप वहाँ पर लगा देते हैं। यह संतोषजनक प्रगति थी। ठीक है।
जब अप्रैल में मैं बस कैंप में थी, तेन सिंह अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेगी के साथ हमारे पास आते हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व देते हैं कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शर्फा कुली के साथ इन्होंने बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये पार्ट इधर ही हम कंप्लीट करेंगे और एक वीडियो क्लास में इस पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।